केवीएस पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन का पार्ट 4 है ये। इसमें हम केवीएस के पीजीटी कॉमर्स के इस बार के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं और इसके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हैं जो टेलीग्राम चैनल पे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और वीडियो भी आप देख सकते हैं पूरा। ये रिवीजन के पर्पज से है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल है, आप उसको टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? मनी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए, यानी कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अब एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल नीड होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड्स की वो रिक्वायरमेंट होती है जो फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए चाहिए होती है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर्स के लिए जो फंड चाहिए वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की जो करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। जैसे स्टॉक ऑफ मटेरियल, बिल्स रिसीवेबल। इसके अलावा करंट एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए जैसे सैलरी, वेजेस, टैक्स, रेंट। इनके लिए जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है उतने फंड को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। फंड्स के जो सोर्सेज वो बहुत सारे होते हैं, उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनको क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग बेसिस पे। जैसे पीरियड के बेस पे, अवधि के आधार पे लॉन्ग टर्म सोर्स हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। आमतौर पे 5 साल से लंबी अवधि के लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 साल से कम और 1 साल तक के मिड टर्म होते हैं और 1 साल तक के शॉर्ट टर्म होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, जनरेशन के बेस पे ये इंटरनल सोर्सेज होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो पीरियड के बेसिस पे है ये अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से इसमें वेरिएबिलिटी संभव है। मैंने एक जनरल कंसेप्ट बताया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर फंड हो सकते हैं और बोरोड फंड हो सकते हैं जो बाहर से लिए गए हैं। ओनर फंड पे कैपिटल आ जाती है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अब अलग अलग सोर्सेज की बात करेंगे एक एक करके। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर जो होते हैं ये ओनरशिप सोर्स होता है, ओनर से पैसा मिलता है और जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं किसी कंपनी के उनको रेजिडुअल ओनर भी कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी शेयर की तरह शेयर ही होता है बट उसको कुछ प्रेफरेंस होता है, यानी कि उसको कुछ पूर्वाधिकार होते हैं जो कि बाकी इक्विटी को नहीं होते हैं, इसीलिए इनको प्रेफरेंस कहा जाता है। इनको दो तरह का प्रेफरेंस होता है। एक तो प्रेफरेंस होता है इनको डिविडेंड में, जब कंपनी अपने डिविडेंड बांटती है प्रॉफिट में से तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड दिए जाते हैं। ऐसे ही अगर कभी कंपनी पूंजी की वापसी करती है, कंपनी का समापन होता है, तो जो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल पूंजी की वापसी है वो भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही होती है। प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। फिर है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू किया जाता है किसी देश की कंपनी के द्वारा किसी अन्य देश में। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो अगर कोई इंडिया की कंपनी फॉरेन करेंसी में फंड रेज करना चाहती है और किसी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में वो अपने शेयर बेचना चाहती है तो डायरेक्ट शेयर नहीं बेच सकती, वो उस देश में अपने शेयर्स को अन्य सिक्योरिटी में कन्वर्ट कराती है वहां के देश के कानून के मुताबिक। आमतौर पर वहां के देश का कोई बैंक होता है जो ये काम करता है। ऐसे केस में इनको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। जो जीडीआर के होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, वो केवल डिविडेंड का लाभ प्राप्त करते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन का। नेक्स्ट है एडीआर, यही कंडीशन जो जीडीआर की होती है। अगर यह जेडीआर केवल अमेरिका में इशू किए जाएं, बाकी सब सेम होता है। अगर जीडीआर केवल अमेरिका में इशू किए जाएं तो उनको एडीआर बोलेंगे। वैसे ही आईडीआर, अगर मान लो दूसरी किसी देश की कंपनी अगर भारत में इसी टाइप के जीडीआर इशू करती है तो इंडिया में उनको कहा जाएगा आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। कंसेप्ट यही है, जीडीआर तो ये सब हैं ही बट जिस देश की मार्केट में बिकेंगे उसके नाम से भी उनको बोला जा सकता है। अगर अमेरिका की शेयर मार्केट में बिक रहे हैं तो एडीआर,
इंडिया की मार्केट में कोई अन्य देश की कंपनी आ सकती है, तो आईडीआर। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड एक बॉन्ड होते हैं, और चूंकि यहाँ पे फॉरेन करेंसी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की कंपनी अगर किसी दूसरे देश में जाकर के बॉन्ड इशू करती है उस दूसरे देश की करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, तो वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड कहलाते हैं। कन्वर्टिबल का मतलब ये है कि इनको आने वाले टाइम में शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इक्विटी या डिपॉजिटरी रिसीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। रिटेन्ड अर्निंग्स कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कोई कंपनी रिटेन कर लेती है बिजनेस में ही फ्यूचर में यूज के लिए। डिबेंचर एंड बॉन्ड, एक कंपनी रेज कर सकती है फंड डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर को एज पर लॉ डिबेंचर और बॉन्ड में कोई अंतर है नहीं। विच बियर ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिनका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक व्यवहारिक अंतर मैं बता देता हूं, जो डिबेंचर होते हैं आमतौर पे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, यानी कि कूपन रेट दिया होता है, जैसे 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। बॉन्ड के मामले में ऐसा कोई रेट नहीं दिया होता, बल्कि बॉन्ड के मामले में ऐसा होता है कि वो इशू किए जाते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, और जब वो रिडीम किए जाते हैं तो फुल प्राइस पे किए जाते हैं। जो डिफरेंस होता है वो इनकम होता है बॉन्ड होल्डर के लिए। इसके अलावा एक व्यवहारिक अंतर और है, डिबेंचर आमतौर पे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं, बॉन्ड सरकारी संस्थानों के द्वारा इशू किए जाते हैं। हालांकि एज पर रूल, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि एज पर लॉ ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, तो कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आजकल बॉन्ड भी इशू करने लगी हैं। टाइप ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के टाइप भी सिक्योर्ड हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, बेयरर हो सकते हैं, कन्वर्टिबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं, फर्स्ट डिबेंचर हो सकते हैं, सेकंड डिबेंचर हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर हो सकते हैं। चूंकि ये फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, इसलिए इनकी जो विशेष एक्सप्लेनेशन है, या तो वो जो वर्ड आपको नहीं आए उसका गूगल सर्च करें, वहां से देख लें, या हमारे जो डिटेल वीडियोज हैं आप वो देख सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स कोर्स के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट होता है जब कुछ संस्थाएं डायरेक्टली डायरेक्टली पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करती हैं तो उनको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है। और इनके लिए जो सेबी के, जो आरबीआई गवर्न करता है पब्लिक डिपॉजिट्स को, उसके रूल फॉलो करने होते हैं किसी कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से लोन, कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक को बोला जाता है जिन बैंकों में कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है, कोई भी व्यक्ति उनसे लोन मांग सकता है, कोई भी व्यक्ति उनमें जमा कर सकता है। आमतौर पे कमर्शियल बैंक, जैसे ये प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के भी हो सकते हैं, जिनमें आम लोगों के अकाउंट्स खोले जाते हैं। एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। इनसे भी लोन लिया जा सकता है। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसमें एक संस्था, जिसको फैक्टर बोलते हैं, वो ये काम करती है। वो काम ये करती है कि अगर किसी बिजनेस को अपना कलेक्शन कराना है डेट का, तो वो ये जिम्मेदारी ले लेती है, डेट का कलेक्शन कर देती है, बिल डिस्काउंट भी कर सकती है। इसके अलावा वो इंफॉर्मेशन भी देती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी बिजनेसमैन को किसी दूसरे बिजनेसमैन की क्रेडिट वर्दीनेस की जानकारी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराती है। ऐसी संस्था को फैक्टर कहते हैं। लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जहां पे एक पार्टी जो एसेट की ओनर होती है वो किसी दूसरी पार्टी को अपना राइट देती है उस एसेट को यूज करने का, और बदले में उस पे वो चार्ज करती है, अमाउंट लेती है, जिसको लीज बोलते हैं या लीज रेंट बोलते हैं। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट एक उधार की व्यवस्था होती है जो ट्रेड के दौरान होती है। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को समान उधार देता है कुछ समय के लिए। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो किसी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, फंड लेने के लिए। आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक व्यवस्था होती है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है जो एक कंपनी किसी अन्य कंपनी के यहाँ डिपॉजिट कर सकती है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा कुछ अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक से अलग, उनसे भी लोन की व्यवस्था कोई कंपनी कर सकती है, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो विशिष्ट एरिया में काम करते हैं, उनको स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, आईएफसीआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1948 को। इसका पर्पज होता है कि ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस करती है, यानी कि जो कंपनीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना चाहती है उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे नेशनल लेवल पे आईएफसीआई है, वैसे ही स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के तहत कोई स्टेट भी अपने यहाँ पे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना सकता है।
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव पे और गवर्नमेंट इंडिया के इनिशिएटिव पे और इंडियन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन के आधार पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, आईडीबीआई को बनाया गया था आईडीबीआई एक्ट 1964 के तहत। हालांकि ये आईसीआई और आईडीबीआई अब पहले ये इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक थे, बाद में इनके बैंक बने कमर्शियल बैंक और अब इनके कमर्शियल बैंक ने ही इनको टेक ओवर कर लिया है। तो आज की डेट में आपको आईडीबीआई बैंक मिलेगा और आईसीआईसीआई बैंक मिलेगा जो कमर्शियल बैंक्स हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एसआईडीसी की स्थापना की हुई है। हर एक स्टेट वाइज इनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, यूटीआई इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको सेटअप किया गया था 1971 में एज ए प्राइमरी एजेंसी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स और इसको जाना गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया गया 1956 में एलआईसी एक्ट 1956 के तहत। स्मॉल बिजनेस, अब बात आती है स्मॉल बिजनेस कहते किसको हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट करती है, उसके हिसाब से किसी चीज को स्मॉल बिजनेस बोला जाता है। गवर्नमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है 1 जून 2020 को नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में। इसमें माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो मतलब ये स्मॉल है, ये सारे के सारे जो स्मॉल बिजनेस है ये, और जो स्मॉल बिजनेस है वो भी तीन हिस्सों में है, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज। चाहे वो गुड्स से रिलेटेड है, चाहे सर्विसेज से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कोई भी है, सब एक जैसे हैं, ऐसा कोई अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है। माइक्रोस को कहा गया है जिसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में, और 5 करोड़ तक का उसका टर्नओवर हो, तब उसको माइक्रो बोला जाएगा। इससे ऊपर चला गया तो वो माइक्रो नहीं रहेगा। स्मॉल बोला जाएगा अगर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है या 50 करोड़ तक का टर्नओवर है। अगर इससे ऊपर चला गया इनमें से किसी भी लिमिट में तो वो मीडियम हो जाएगा। फिर मीडियम की भी लिमिट है, अगर 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक टर्नओवर है तो वो मीडियम कहलाएगा। अगर मान लो इस क्रॉस को भी लिमिट कर जाता है तो अब ऐसा बिजनेस कानून की नजर में, लॉ की नजर में स्मॉल बिजनेस नहीं रह पाएगा, वो एक लार्ज बिजनेस कहलाएगा। लार्ज बिजनेस की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, जो स्मॉल नहीं है वो ऑटोमेटिकली लार्ज बिजनेस रहेंगे। यहाँ पे बहुत आसान है इसको याद करना भी। माइक्रो 1 और ये 1 से 5 है, 1 गुना 5 है, ये 10 गुना 5 है और ये 50 गुना 5 है। आपको 1, 10 और 50 याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, अब जो स्मॉल बिजनेस यूनिट होते हैं उनको फायदा क्या है? ये स्मॉल का जो क्लासिफिकेशन है वो इसलिए किया गया है इनको बेनिफिट देने के लिए। तो जो बेनिफिट होते हैं सरकार दो तरीके से देती है, एक तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एक इंसेंटिव्स। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में सरकार ने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए हैं जो स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेस की मदद करते हैं किसी भी तरीके से, या तो उनको कम रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, या नो हाउ प्रोवाइड करा देते हैं, मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में जो इंस्टीट्यूट सरकार ने बनाए हैं इस उद्देश्य से, उनमें मुख्य है नाबार्ड, आरएसबीडीसी, एनएसआईसी, एसआईडीबीआई, केवीआईसी और स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एस्पायर स्कीम, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। ये ध्यान रखें कि ये कोई लास्ट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी सरकार ने अन्य संस्थाएं बनाई हैं, वो भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में ही आएंगी, जो स्मॉल बिजनेस को जो भी संस्था हेल्प करती है। इंसेंटिव, कुछ सरकार डायरेक्ट इंसेंटिव देती है, जैसे टैक्स हॉलीडे, कुछ दिन के लिए टैक्स में माफी, प्रेफरेंस गवर्नमेंट परचेजेज में, प्राइस प्रेफरेंस, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, एक्साइज ड्यूटी बैक करना, आरबीआई क्रेडिट गारंटी स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, टेक्निकल कंसिस्टेंसी सर्विस कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? यह एक प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति अपना स्वयं का बिजनेस सेटअप करता है, तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जो पर्सन ये काम करता है, अपना बिजनेस सेट करता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्राइज उस बिजनेस को कहते हैं, उस संस्था को जिसका सेटअप किया गया है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर्स, ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, लॉफुल और पर्पसफुल है, इनोवेशन इसमें शामिल होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है, रिस्क टेकिंग होता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम,
स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप करना ताकि नर्चर किया जा सके इनोवेशन और स्टार्टअप्स को कंट्री में। देश में जो स्टार्टअप है मतलब जो नई संस्थाएं हैं उनका एक सिस्टम तैयार हो कि नई नई संस्थाएं बने। अब इसका जो गाइडलाइंस है वो समय समय पे चेंज होती रही हैं। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। और 2014 के बाद इनमें कई बार चेंजेज आए हैं। जैसे जो लेटेस्ट चेंज है वो फरवरी 19 2019 के हैं, लेकिन मैं कहूंगा आपको फरवरी 17 2017 वाले भी ये जो फीचर है इनको भी एक दफा पढ़ लेना चाहिए और इनको भी, क्योंकि जिन बुक्स में अपडेशन नहीं होगा वो इसके हिसाब से क्वेश्चन सेट कर देंगे। मान लो ऑप्शन ऐसे हैं जो नए वाले का हिसाब का ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, तब वो इसको ही सही माना जाएगा। तो आप दोनों की जानकारी रखें। जैसे इस में स्टार्टअप का जो मतलब दिया गया है वो एक ऐसी एंटिटी से है जिसको इंडिया में रजिस्टर्ड किया गया हो, जो 5 वर्ष से पुरानी ना हो, जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा ना हो किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में, जो वर्क करती हो टुवार्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेसेस जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, या आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या पेटेंट से रिलेटेड हो। अब नए नोटिफिकेशन में जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? अप टू ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि 10 ईयर पिछले 10 वर्षों के दौरान बना हो, टर्नओवर उसका पिछले किसी फाइनेंशियल ईयर में इंसेप्शन से लेकर के 100 करोड़ से ऊपर ना हो, 100 करोड़ से ऊपर ना हो, और एंटिटी वर्क कर रही हो टुवार्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोसेस और सर्विस। अगर ये एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है और हाई पोटेंशियल रखता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की या वेल्थ क्रिएशन की। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें पुराने किसी संस्था को स्प्लिट किया गया है या उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का, तो उसको स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं हिंदी में कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। ऐसे अधिकार जो आपकी बौद्धिक संपदा के कारण हो, यानी कि कोई संपदा आपकी बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने माइंड से जनरेट की है, मेहनत से जनरेट की है। तो जो आईपी है इसका मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटी या स्किल से आए हैं, जैसे कि इन्वेंशन, बुक्स, पेंटिंग, सॉन्ग, सिंबल, नेम, इमेज, डिजाइन जो बिजनेस में यूज होते हैं। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये लीगल राइट होता है जो किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। उस राइट को, जिस राइट की वजह से उस प्रोडक्ट पे आपका राइट बनता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरीज में, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इन्वेंशंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आते हैं। कॉपीराइट में ऐसे राइट आते हैं जो कॉपी ना करने के राइट होते हैं, आपकी चीज को कोई कॉपी ना कर ले। इसमें लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क जैसे नॉवेल्स, पोएम, प्लेज, फिल्म, म्यूजिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क जैसे ड्राइंग्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब टाइप्स ऑफ आईपी, तो जो आईपी होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब राइट टू नॉट कॉपी। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किसी वर्ड, नेम या सिंबल को कहा जा सकता है जो पहचान देता है किसी प्रोड्यूसर की। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क ये मैंडेटरी नहीं है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत, बट इसका रजिस्ट्रेशन कराना अच्छा रहता है ताकि आप अपने राइट को जस्टिफाई कर पाओ कि ये हमारा राइट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राइमरीली इंडिकेट करता है किसी एरिया को, जिस एरिया से कोई प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है वहां एरिया के आधार पर ये जीआई टैग मिलता है। इंडिया में जैसे नागा मिर्चा, मिजो चिली, सेपिल एमपी, म्योरंग फियन, तो इस तरह से बस्तर ढोकरा, वारली पेंटिंग्स, दार्जिलिंग टी, इनको आप देख सकते हैं। ये मेजर मिले हुए हैं अभी तक के जो जीआई टैग्स हैं। पेटेंट, पेटेंट
होता है टाइप एक आईपीआर का, जो प्रोटेक्ट करता है किसी साइंटिफिक इन्वेंशन को, किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है कि आपकी जो इन्वेंशन है उसका दूसरा कोई यूज नहीं करेगा। अब पेटेंट राइट देता है उसके इन्वेंटर को कि 20 साल तक उसका राइट जो है उसी के पास है, दूसरा कोई उस पेटेंट उस मतलब टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगा जो आपने इनोवेट की है। 20 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, फिर उसका यूज कोई भी कर सकता है। डिजाइन, डिजाइन में शेप, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाइन, कलर कॉम्बिनेशन, कुछ भी आपने बनाया हो आर्टिकल को सुंदर दिखाने के लिए, यानी कि आई कैचिंग फीचर जो होती है, एस्थेटिक अपीयरेंस होता है, सुंदर आपने किसी को कोई डिजाइन दिया है, कोई तौर तरीका दिया है, किसी प्रोडक्ट की इमेज दी है, वो सब डिजाइन में आ जाता है। जो टर्म ऑफ प्रोटेक्शन एक डिजाइन के लिए वो वैलिड है 10 ईयर्स तक, जिसको 5 ईयर्स के लिए फर्दर रिन्यू भी किया जा सकता है। अब है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, एक देश के अंदर। इंटरनल ट्रेड को क्लासिफाई किया जा सकता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में। होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी मात्रा में। और सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर्स, होलसेलर जो सर्विस देते हैं मैन्युफैक्चरर को, ये सर्विस देते हैं किस तरीके की, ये फैसिलिटेट करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन, रिस्क बियर करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, मार्केटिंग फंक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी को संभव बनाते हैं, स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो होलसेलर्स होते हैं वो रिटेलर्स को भी सर्विस देते हैं, इनको ये सर्विस देते हैं, गुड्स की अवेलेबिलिटी बनी रहती है उनके पास, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, ग्रांट ऑफ क्रेडिट देते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं, रिस्क शेयर करते हैं। अब है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड वह ट्रेड होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर को, उसके पर्सनल या नॉन बिजनेस यूज के लिए। जो सर्विस दी जाती है रिटेलर्स के द्वारा मैन्युफैक्चरर्स को या होलसेलर्स को, वो इस तरीके से हैं। हेल्प करते हैं गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, पर्सनल सेलिंग कराते हैं, ये एनेबल करते हैं लार्ज स्केल ऑपरेशन, ये कलेक्ट करते हैं मार्केट से इंफॉर्मेशन और फिर प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प करते हैं प्रमोशन में। ये कंज्यूमर्स को भी हेल्प करते हैं रिटेलर्स, रेगुलर अवेलेबिलिटी कराते हैं प्रोडक्ट्स की, न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, बाइंग में कन्वीनियंस सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, वाइड सिलेक्शन अवेलेबल कराते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं और क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के अलग अलग टाइप हो सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, जैसे बिजनेस के साइज के बेस पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल रिटेलर हो सकते हैं। टाइप ऑफ ओनरशिप के आधार पे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव कंपनी हो सकते हैं। मर्चेंडाइज हैंडल्ड के आधार पे स्पेशलिटी स्टोर हो सकते हैं, सुपरमार्केट हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकते हैं। फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के आधार पे इटिनरेंट हो सकते हैं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर हो सकते हैं। अब कुछ कॉमन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट को हिंदी में कहा जाता है घुमक्कड़। ये ऐसे घूमने वाले रिटेलर होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, हमेशा घूमते रहते हैं, या तो स्ट्रीट टू स्ट्रीट या प्लेस टू प्लेस अपने कस्टमर्स के सर्च में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इटिनरेंट, अब जो इटिनरेंट यानी कि घूमने वाले रिटेलर्स होते हैं, इंडिया में उनकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली पेडलर एंड हॉकर, ये ठेले वाले या ऐसे होते हैं साइकिल वाले जो अपने सर पे सामान या ठेले पे सामान रखते हैं और जगह जगह घूमते हैं गलियों में। मार्केट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी शॉप को ओपन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे फिक्स्ड डेज पे, जैसे सैटरडे मार्केट, मंडे मार्केट, इनको मार्केट ट्रेडर कहा जाता है। स्ट्रीट ट्रेडर या पेमेंट ट्रेडर, ये गली के ट्रेडर कहलाते हैं। कॉमनली ये ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहां पे ज्यादा भीड़ रहती है, जैसे नियर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। आप फुटपाथ पे जो दुकानें देखेंगे फुटपाथ पे लगी हुई, इनको स्ट्रीट ट्रेडर या फुटपाथ वाले वेंडर कहते हैं। चीप जैक्स, चीप जैक्स ये ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो पैटी रिटेलर होते हैं, मतलब छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं। इनकी इंडिपेंडेंट शॉप होती है लेकिन वो टेम्परेरी नेचर की होती है किसी बिजनेस लोकेलिटी में। ये ऐसे कंज्यूमर आइटम में डील करते हैं जैसे रिपेयर ऑफ वॉच, शू, बकेट्स एटसेट्रा। अब आते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब उन रिटेलर्स की बात करते हैं जिनकी शॉप फिक्स्ड रहती है एक जगह पे। जो फिक्स्ड शॉप वाले रहते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक स्मॉल वाले, एक लार्ज वाले। तो जो फिक्स्ड वाले होते हैं उनमें स्मॉल वाले कौन कौन से होते हैं? स्मॉल वाले जनरल स्टोर, जनरल स्टोर आपको ज्यादातर ये बहुत सारी मार्केट्स में या जहां पे रेजिडेंशियल एरिया ज्यादा होता है वहां पे ये मिल जाते हैं। जनरल स्टोर इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरल टाइप का डेली नीड का सामान इन पे मिल जाता है। ये लंबे समय तक और बहुत पुराने भी हो सकते हैं ये शॉप्स, इन पे से लोग कंटिन्यूअसली अपने सामान खरीदते रहते हैं। स्पेशलिटी शॉप, स्पेशलिटी शॉप ऐसी शॉप होती हैं जिनकी कोई स्पेशलिटी होती है, स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करते हैं, जैसे बच्चों के गारमेंट्स, मेंस वेयर, लेडीज शूज, टॉयज या गिफ्ट, एक ही तरह के स्कूल यूनिफॉर्म, कॉलेज बुक्स। इसके बाद है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। ये कॉमनली हमें स्ट्रीट के क्रॉसिंग्स पे पाएंगे जहां पे जो ट्रैफिक का फ्लो होता है वो काफी ज्यादा होता है, इनको स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कहा जाता है।
मतलब ये भी स्ट्रीट सेलर ही होते हैं, बट इनकी दुकान फिक्स्ड रहती है, ये अंतर होता है। नेक्स्ट है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। ये ऐसी गुड्स होती हैं जो मतलब ऐसी शॉप होती हैं जो परमानेंट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, बट ये सेकंड हैंड गुड्स बेचती हैं, जैसे बुक्स, क्लॉथ, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर। नेक्स्ट है लार्ज स्केल रिटेलर। अब ऐसे फिक्स्ड शॉप वाले रिटेलर जो लार्ज स्केल पे काम करते हैं, इनमें आ जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ये बड़े एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, बहुत वैरायटी इनके पास प्रोडक्ट की होती है, वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट होते हैं हर एक सामान के लिए, और एक ही रूप के अंतर्गत बहुत सारा सामान प्रोवाइड कराते हैं। चेन स्टोर। चेन स्टोर कुछ रिटेल शॉप होती हैं जो किसी एक सिंगल मैन्युफैक्चरर या किसी बिजनेसमैन इंटरमीडियरी के द्वारा ओन्ड होते हैं, और ये जगह जगह अलग अलग शहरों में या एक ही शहर में अलग अलग मार्केट्स में इनकी शॉप मिल जाएंगी एक जैसी, उसको चेन स्टोर कहते हैं। जैसे बाटा के शॉप मिलेंगी आपको, तो चेन स्टोर्स कहलाएंगे वो। मेल ऑर्डर बिजनेस, ये ऐसा बिजनेस होता है जिसमें थ्रू मेल सामान मंगाया जाता है डाक के द्वारा। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, ये ऐसे स्टोर होते हैं जिनको कंज्यूमर अपनी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके स्वयं ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट एक लार्ज रिटेलिंग बिजनेस होता है जो वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स देता है। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है, बट एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर ये जो मार्केट होते हैं ये कुछ सर्विसेज ऑफर नहीं करते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर तो फ्री होम डिलीवरी देते हैं, ये नहीं देते हैं, ये क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, और ये आमतौर पे सेल्स पर्सन भी अपॉइंट नहीं करते हैं, लोग स्वयं देखते हैं, स्वयं सामान ले जाते हैं काउंटर तक और बिल बनवाते हैं। फिर है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन जो होती हैं, ये मशीन होती है, मशीन ऑपरेटेड सिस्टम होता है, यहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होता है, सामान उसमें रखा होता है, लोग सिक्का डालते हैं और सामान अपना निकाल लेते हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह पे ये देखने को मिल जाएंगी, या एयरपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा मिलती हैं ये। अब है मेन डॉक्यूमेंट्स या टर्म्स। इंटरनल ट्रेड में कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनका इस्तेमाल होता है, उसमें डेबिट नोट। डेबिट नोट एक ऐसा नोट होता है, एक ऐसी सूचना होती है, एक ऐसा लेटर होता है जो कि जनरली किसी बायर के द्वारा सेलर को भेजा जाता है कि आपका अकाउंट हमने इतने रुपए से डेबिट कर दिया है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में बहुत सारी क्वेरीज ग्रुप में आती हैं, तो मैं एक एक करके रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो ऐसी चीजों को फिर मैं वीडियो में बता देता हूं। देखिए, डेबिट नोट क्या होता है। ये एक बायर के द्वारा भेजा जाता है। बायर जिसने सामान खरीदा है, और मान लो मैंने सामान खरीदा है एक्स लिमिटेड से। अब एक्स लिमिटेड सेलर हो गया। मैंने जब सामान खरीदा एक्स लिमिटेड से 50,000 का उधार, तो एक्स लिमिटेड को मैंने अपनी बुक्स में क्रेडिटर बना लिया अपना, वो मेरा क्रेडिटर बन गया। मान लो 500 रुपए का सामान ऐसा था जो खराब था, या सामान कम था इतना, मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि 500 रुपए का आपका सामान कम है, मेरा उससे कम्युनिकेशन हो गया, उसने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, हम आपका बिल में कम कर देंगे। तो मैं अपनी बुक में भी जो क्रेडिटर मेरे लिए यहाँ 50,000 का था, उस 50,000 का मेरा क्रेडिटर था वो, उसमें से मैं 500 लेस करने की एंट्री करूंगा। अब मैं लेस कैसे करूंगा उसको, जो मेरा क्रेडिटर था उसको मैं इतने रुपए से डेबिट करूंगा कि मैंने आपको डेबिट कर दिया 500 रुपए से, और इस बात का एक नोट बना करके मैं आपके पास भेज दूंगा, क्रेडिटर के पास। तो ये डेबिट नोट कहलाएगा। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं आसान वर्डों में, कि जो डेबिट नोट होता है वो एक डेटर के द्वारा अपने क्रेडिटर को डेबिट करने के लिए भेजा जाता है, यानी कि उसके अमाउंट को कम करने के लिए। इसका जस्ट उलट होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट एक सेलर यानी कि एक क्रेडिटर भेजता है, क्रेडिट नोट एक क्रेडिटर भेजता है, अपने डेटर को भेजता है कि आप मेरे डेटर थे 50,000 से, लेकिन मैंने 500 से आपका बिल कम कर दिया है, तो इसलिए जो 50,000 मेरे यहाँ आपका डेबिट बैलेंस दिख रहा है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया 500 से। अब मेरे आप जो डेटर बचोगे वो 49,500 से बचोगे। नेक्स्ट है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, देखिए इनवॉइस जो होता है वो डिटेल्ड बिल होता है सामान का, सेलर अपने बायर के पास भेजता है कि मैंने आपको इतना सामान भेजा है, बेचा है, इसकी डिटेल ये है, तो ये इनवॉइस है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है जो कि इनवॉइस नहीं है, ये केवल एक प्रोफॉर्मा है। ये तब बेचा जाता है जब मैंने सामान नहीं बेचा है आपको, तब भेजा जाता है। मैंने सामान नहीं बेचा, मैंने सामान आपके पास जो भेजा है वो अभी बेचा नहीं है, केवल जो सामान मैं भेज रहा हूं आपको इसका मैं एक प्रोफॉर्मा दे रहा हूं कि भाई ये इनवॉइस रहेगा। आमतौर पे जो कंसाइनर होता है वो अपने कंसाइनी को, क्योंकि कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनी को सामान बेचता नहीं है, ये उसके पास भेजता है सामान को। मतलब कंसाइनर जो होता है, कंसाइनर वो डज नॉट सेल इट्स गुड्स टू कंसाइनी,
बट इट सेंड्स इट्स गुड्स टू कंसाइनी फॉर सेल। जब कंसाइनी के यहां से बिक जाएंगी तब ये सेल मानी जाएगी। तो तब तक के लिए जो बन के जाएगा इनवॉइस, उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहेंगे। अब है इनवॉइस। इनवॉइस आमतौर पे जो सेलर होता है वो बायर को भेजता है, इसको बिल या मेमो भी कहते हैं। लॉरी रिसीट। लॉरी रिसीट होता है जब कोई रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी से हम सामान भेजते हैं तो वो हमारे सामान की हमें एक रिसिप्ट देती है कि आपका सामान हमारे पास ये आ गया है और इसको हम सेंड कर रहे हैं अब। तो ये लॉरी रिसिप्ट कहलाती है, हमारे पास सबूत होता है कि हमने अपना सामान ट्रांसपोर्ट में रख दिया। इसको बिल टी भी बोला जाता है। रेलवे रिसीट, जब हम रेलवे से सामान भेजेंगे तो इसी को हम रेलवे रिसीट बोलेंगे। कैश ऑन डिलीवरी एक व्यवस्था होती है जिसमें कोई व्यक्ति सामान मंगा सकता है और उसकी पेमेंट वो डिलीवरी के समय पे करेगा, तो सीओडी बोला जाता है। फ्री ऑन बोर्ड एफओबी या फ्री ऑन रेल एफओआर, इसका मतलब होता है कि जब एक जो एक्सपोर्टर है या जो सेलर है वो सामान भेज रहा है अपने बायर के पास, जब वो सामान भेज रहा है तो वो ये व्यवस्था दे रहा है कि शिप तक सामान मैं पहुंचवा दूंगा, रेल तक मैं पहुंचवा दूंगा, ट्रांसपोर्ट तक मैं पहुंचवा दूंगा और उसका खर्चा मेरा होगा, ट्रांसपोर्ट के बाद का सब आपका। तो इसका मतलब मैंने ऑन बोर्ड आपको फ्री करा दिया है सामान। नेक्स्ट है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। ये ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो सेलर होता है वो जिम्मेदारी लेता है कि देखिए मैंने सामान आपको जो बेचा है उसका सारा खर्चा मेरे बिल में शामिल है, आपको ना इंश्योरेंस का पैसा देना है ना फ्राइट का देना है। इसमें जो सामान होता है वो डेस्टिनेशन पोर्ट तक फ्री पहुंचवाया जाता है, बायर के पास के आपके पोर्ट तक वो फ्री पहुंच जाएगा। फिर है एरर्स इन ओमिशन एक्सपेक्टेड। ये एक टर्म यूज होती है कि अगर भूल चूक लेनी देनी होगी, ऐसा हिंदी में बोला जाता है कि कोई गलती अगर हो गई है तो वो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको इग्नोर किया जाए अगर कोई एरर है तो। नेक्स्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। जीएसटी ने रिप्लेस किया 17 इनडायरेक्ट टैक्स को, जिसमें 8 सेंट्रल के थे और 9 स्टेट लेवल के थे। इसके अलावा 23 सेसेस को, जो सेंटर या स्टेट लेवल के थे, वो सब समाप्त होकर के जीएसटी में शामिल हो गए। जीएसटी की जो व्यवस्था है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 तरीके से चलती है। जीएसटी सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी कलेक्ट होके आता है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी ये एक ही बात है। अगर स्टेट है तो स्टेट का जीएसटी रहता है, अगर वो यूटी है तो यूटी का जीएसटी रहता है। तो कोई स्टेट या यूटी जो है उसके पास जितना जीएसटी जाएगा वो एसजीएसटी या यूटी जीएसटी कहलाता है। तो ये एक टाइप हुआ, ये दूसरी टाइप हुआ। तीसरा टाइप जीएसटी का होता है आईजीएसटी। इसमें यह व्यवस्था होती है कि किसी सेल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग ना लग करके सारा कंबाइन रहता है एक ही जगह, ये आईजीएसटी होता है। आमतौर पे जब कोई सेल किसी स्टेट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में होती है तो उस पर 2 तरह का जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर वो यूटी है तो यूटी जीएसटी। लेकिन अगर कोई सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। इसी तरह से अगर हमारे देश से कोई सामान बाहर जाएगा या बाहर से कोई सामान हमारे देश आएगा तो वो भी आईजीएसटी के ही कॉन्सेप्ट में आएगा। इसकी फीचर्स हैं, टेरिटोरियल स्प्रेड जीएसटी का पूरे देश में है, जम्मू कश्मीर सहित। जीएसटी एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, दोनों की सप्लाई पे लगता है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और सब्जेक्ट टू आईजीएसटी होगा वो। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी में हमेशा इंक्लूड करके समझे, यूटी जीएसटी एक ही बात है। अगर स्टेट है तो एसजी और यूटी है तो यूटी। ये इनके जो रेट है वो एग्री किए जाते हैं। सेंटर और स्टेट की एक काउंसिल होती है जीएसटी काउंसिल, जिसमें सेंटर के और स्टेट के दोनों के मिनिस्टर्स बैठते हैं, वो मिल करके तय करते हैं जीएसटी के रेट। एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एससीजेड वो जीरो रेटेड है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान व्यवस्था में जो एक्सपोर्ट्स होते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो सप्लाई होती है उसको अभी जीरो रेटेड रखा गया है। मतलब वो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है, बट उनका रेट जीरो है, अभी उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, फ्यूचर में लग भी सकता है। अब है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चेयरपर्सन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर, उनमें से कोई एक होता है। इसके जो मेंबर होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस सेंटर वाले और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन हर एक स्टेट के, वो इसमें
मेंबर्स रहते हैं। काउंसिल कोई भी रिकमेंडेशन के लिए फाइनल अथॉरिटी होती है। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी रूल, रेट, सबसे रिलेटेड। जीएसटीएन, जीएसटीएन एक व्यवस्था है, एक कंपनी है ये, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क नाम से, जो नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेज करती है पूरे आईटी सिस्टम को, जीएसटी के को, पोर्टल को। अब है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, जब एक बिजनेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री होता है, एक देश से बाहर होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेज इंटरनेशनल बिजनेस। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं तो यहाँ पे केवल ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है तो एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें ट्रेड तो शामिल है ही, इसके अलावा अलग अलग देशों में ब्रांचेज खोलना, प्रोडक्शन करना गुड्स या सर्विसेज का दूसरे देशों में भी, ये इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के एरिया स्कोप कहाँ कहाँ हो सकते हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, एक देश की कंपनी दूसरे देश में लाइसेंस दे या फ्रेंचाइजी दे अपने लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब है एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। तो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है, जब एक्सपोर्ट होगा किसी देश से किसी दूसरे देश में, तो उसके ये स्टेप्स हैं, इनको सिंपली बस स्टेप्स की तरह देख लें, कई दफे स्टेप के क्वेश्चन आ जाते हैं। रिसीट ऑफ इंक्वायरी इन सेंडिंग कोटेशन, इंक्वायरी का मिलना और फिर कोटेशन भेजना, फिर ऑर्डर प्राप्त करना। ऑर्डर को इंटरनेशनल बिजनेस की भाषा में इंडेंट भी बोला जाता है, ऑर्डर प्राप्त करने को इंडेंट बोला जाता है। असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस, इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करना और लेटर ऑफ क्रेडिट की उसके डिमांड करना, मांगना। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना, प्री शिपमेंट फाइनेंस कराना, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करना गुड्स को, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराना कंपिटेंट एजेंसी से, सरकारी एजेंसी उसका इंस्पेक्शन करती है, जो सामान आप भेज रहे हैं वो क्वालिटी का है या नहीं है। एक्साइज क्लियरेंस करना, ऑब्टेन करना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, रिजर्वेशन करना स्पिंग स्पेस, यानी कि जिस पे सामान भेजेंगे वहां पे स्पेस रिजर्व कराना, पैकिंग करना, फॉरवर्डिंग करना, गुड्स का इंश्योरेंस कराना, कस्टम क्लियरेंस कराना, मेट की रिसीप्ट प्राप्त करना, पेमेंट करना फ्राइट या बिल ऑफ लीडिंग या एयरवे प्राप्त करना और उसकी पेमेंट करना, प्रेपरेशन इनवॉइस, इनवॉइस बनाना और अपनी पेमेंट सिक्योर करना, यानी कि ये बोल देना कि हमने सारी तैयारी कर दी है, सामान भेज भी दिया है, इनवॉइस तैयार करके, और अब इन्फॉर्म कर देना इंपोर्टर के बैंक को कि हमारी पेमेंट आप सिक्योर कर दें। इंपोर्ट का प्रोसीजर जस्ट इसके उलट होता है, ट्रेड इंक्वायरी करना, इंपोर्ट लाइसेंस लेना, फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑर्डर देना या इंडेंट देना, लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त करना अपने बैंक से और एक्सपोर्टर के पास भेजना, फाइनेंस अरेंज करना, शिपमेंट एडवाइस प्राप्त करना। शिपमेंट एडवाइस एक्सपोर्टर भेजता है इंपोर्टर को, जिसमें शिपमेंट की जानकारी होती है। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं अब उनको रिटायर करना। अराइवल ऑफ गुड्स, गुड्स का आना और कस्टम क्लियरेंस कराना और गुड्स को रिलीज कराना। मेजर डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज जिनकी जरूरत होती है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बिजनेस में। एक्सपोर्ट इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस सेलर का बिल होता है अपने सामान के लिए, जैसे आमतौर पे इनवॉइस भेजते हैं, ऐसे ही एक्सपोर्ट इनवॉइस जो एक्सपोर्ट करते समय भेजा जाता है बिल। पैकिंग लिस्ट, सामान की लिस्ट होती है पैकिंग की। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इस बात का सर्टिफिकेट ये इस देश में ओरिजिन हुआ है ये सामान। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, अगर सामान ऐसा है जिसका इंस्पेक्शन कराना जरूरी होता है तो उसका सर्टिफिकेट देना। इंडिया में एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी एजेंसी है जो इस तरह का सर्टिफिकेट देती है। मेट रिसीप्ट, जहाज में शिप में जब सामान रखते हैं तो उसका जो कैप्टन होता है उसकी रिसीप्ट कि सामान इसमें रखा गया है शिप में। शिपिंग बिल, शिपिंग बिल मेन डॉक्यूमेंट होता है और जिसके आधार पर एक्सपोर्ट की परमिशन मिलती है। बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो शिपिंग कंपनी देती है कि हमारे वेसल में इनका सामान रखा गया है। जो बिल ऑफ लीडिंग होता है इसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी बोला जाता है। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है एंडोर्समेंट डिलीवरी के द्वारा, ये इसकी खासियत होती है, यानी कि जो इंपोर्टर है उसके पास अगर सामान आ गया है और बिल ऑफ लीडिंग उसके पास है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह है, वो किसी अन्य व्यक्ति को इसको देगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को, तो वो उसका सामान बेचा हुआ माना जाएगा। एयरवे बिल, जब हम बिल बाई एयर जब हम सामान करते हैं तो जो बिल है उसको फिर एयरवे बिल बोला जाता है। इसको भी टाइटल ऑफ गुड्स बोलते हैं और ये भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है बिल ऑफ लीडिंग की तरह ही। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जब शिप से सामान भेजा जाता है तो उस सामान की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, उसको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। कार्ट टिकट,
कार्ट टिकट को कार्ट चिट भी कहते हैं। ये व्हीकल या गेट पास की तरह होता है जब सामान बाहर जाता है उसको छुड़ाने के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी होती है जो इंपोर्टर का बैंक देता है एक्सपोर्टर को कि आप अगर सामान एक्सपोर्ट कर दोगे तो हम गारंटी दे रहे हैं कि इनकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, सुरक्षित है। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट एक सर्टिफिकेट होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सपोर्टर ने भेजे थे वो इंपोर्टर को दिए जा चुके हैं, इंपोर्टर से पेमेंट प्राप्त की जा चुकी है और जो रूल्स हैं एक्सचेंज कंट्रोल के उनके मुताबिक। ट्रेड इंक्वायरी, ट्रेड इंक्वायरी एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जो कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास भेजता है इंक्वायरी करने के लिए सामान की। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल होती है क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज, वेट, प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स और टर्म एंड कंडीशंस की, जिन पे एक्सपोर्ट होने वाला है। जब एक्सपोर्ट हो जाता है तब तो इनवॉइस बन के आता है, लेकिन एक्सपोर्ट से पहले इंक्वायरी के समय अगर कोई मांगता है कि भी मुझे ये जानकारी चाहिए तो उस टाइम पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस मिलता है। इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट, ये ऑर्डर होता है जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को देता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में ऑर्डर को ही इंडेंट कहते हैं। बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री एक फॉर्म होता है जो सप्लाई किया जाता है कस्टम ऑफिस के द्वारा इंपोर्टर को। इसको फिल किया जाता है इंपोर्टर के द्वारा गुड्स को रिसीव करते समय। साइड ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट का एक टाइप होता है इंटरनेशनल बिजनेस में बिल ऑफ एक्सचेंज का, जहां पे जो ड्रॉअर होता है बिल का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को तब दोगे जब उससे पेमेंट मिल जाएगी। इसको साइट ड्राफ्ट कहा जाता है कि आप दिखाओगे और पेमेंट लोगे तब उसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करोगे। और यूजेस ड्राफ्ट जो होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसमें ड्रॉअर ऑफ बिल ये इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि आप इंपोर्टर को जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सामान के वो दोगे एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट, यानी कि आपके पास एक बिल हम भेज रहे हैं, इस बिल को उससे एक्सेप्ट करा लेना जिसमें वो कुछ अवधि के बाद पैसे की पेमेंट करने का एक्सेप्टेंस देगा, तो उसको यूजेस ड्राफ्ट कहा जाता है। यानी कि जब बिल दिखाते ही समय पैसे देना है तो साइड ड्राफ्ट, और जब एक अवधि के लिए बिल पे एक्सेप्टेंस लेना है तो यूजेस ड्राफ्ट। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंपोर्टेड गुड्स की पूरी डिटेल रहती है। इसको देख करके कार्गो यानी कि जो सामान होता है इंटरनेट इसमें ट्रेड में जो भी सामान गया उसको कार्गो बोलते हैं, उसकी अनलोडिंग की जाती है यानी कि उतारा जाता है सामान इससे मैच करके। डॉक चालान, डॉक चालान होता है जब हम किसी डॉक से सामान लेने जाते हैं तो डॉक के अपने चार्जेज होते हैं, उन चार्जेज को पे करने के लिए एक फॉर्म फिल करते हैं, उसको डॉक चालान कहा जाता है। ये थी आज की क्लास। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।